हेलो बच्चों। हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में विस्कोसिटी यानी श्यानता के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि श्यानता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो पता था कि श्यानता यानी विस्कोसिटी, फ्लूइड के डेंसिटी, फ्लूइड के टेम्परेचर, फ्लूइड प्रेशर और उसके अंदर पाए जाने वाले कंटामिनेशन और इसके साथ साथ फ्लूइड के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग विस्कोसिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो आज की क्लास का हमारा मेन टारगेट है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को समझना और इससे रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स का ध्यान से स्टडी करना। हम लोग जानते हैं कि जो विस्कोसिटी यानी श्यानता होती है वह तरल के यानी फ्लूइड के दो परतों के बीच रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। यानी श्यानता क्या करती है, विस्कोसिटी क्या करती है, विस्कोसिटी अपोज करती है द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स, बिटवीन टू लेयर्स। ठीक। तो न्यूटन ने कहा कि भाई मान लो एक प्लेट है, ठीक, मान लो कोई बर्तन है और उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, फ्लूइड रख दिया। क्या रख दिया, फ्लूइड रख दिया। ठीक, जैसे कोई कंटेनर है, मान लिया कि फर्श पे आपने क्या रख दिया, बिछा दिया, पूरा पानी डाल दिया। अब पानी के परत के ऊपर हम एक और कंटेनर रख दें, कोई एक प्लेट और रख दें, पानी के परत के ऊपर एक प्लेट रख दें। ये जो प्लेट है वो रेस्ट पर है और ये जो प्लेट है उसको हम v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, ये जो प्लेट है मूविंग प्लेट है, मूविंग प्लेट है, ये जो प्लेट है वो रेस्ट प्लेट है। अगर ऐसा हुआ तो जो फ्लूइड है वो इसके अंदर अलग अलग लेयर्स में फ्लो करेगी। क्या करेगी, अलग अलग लेयर्स में फ्लो करेगी। और जब ये फ्लो करेगी तो जो सबसे नीचे वाला लेयर है, यानी सबसे नीचे वाले परत, जब सबसे नीचे वाले लेयर का परत का जो मॉलिक्यूल है वो रेस्ट वाले प्लेट के साथ कांटेक्ट में है, इसलिए वो मूव नहीं करेगा। जबकि जो सबसे ऊपर वाली परत के सबसे नीचे वाले हिस्से, मतलब ऊपर वाली प्लेट के सबसे निचले हिस्से में फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, उस लेयर में सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। क्लियर है। अब बीच में जो बाकी परतें हैं, ठीक, इस परत की वेलोसिटी 0, इस परत की वेलोसिटी v, तो उसके बाकी परतों का क्या होगा, तो उसके बाकी परतों की वेलोसिटी v के कंपैरिजन में कुछ कम और कम और कम और कम और लास्ट में 0। यानी एक तरीके से इस तरीके का वेलोसिटी प्रोफाइल बन के तैयार हो जाएगा। यानी सबसे नीचे वाले परत की वेलोसिटी 0, सबसे ऊपर वाले परत की वेलोसिटी मैक्सिमम, और बाकी परतों की जो वेलोसिटी है वो हर परत की वेलोसिटी अलग अलग होगी। इस तरीके से एक क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी प्रोफाइल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी प्रोफाइल मिल जाएगा। ठीक है। और हम पाएंगे कि परत फ्लो की जो डायरेक्शन है, मान लीजिए x, और ये जो डायरेक्शन है वो है मान लीजिए y, तो हम पाएंगे कि फ्लो के डायरेक्शन यानी फ्लो की वेलोसिटी के डायरेक्शन और डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो x एक्सिस में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो हाइट है उस हाइट के रिस्पेक्ट में हर दो लेयर्स के वेलोसिटी के बीच में क्या है, कुछ डिफरेंस है। हर दो लेयर की वेलोसिटी के बीच में क्या है, डिफरेंस है। अब मान लीजिए ये ओरिजिन है और ये वाले प्लेट की हाइट हम मान लेते हैं y, तो इस हाइट के बाद ये गैप जो है वो हमारा मान लेते हैं हम कितना, डेल्टा y। ठीक। अब इस लेयर की वेलोसिटी को अगर हम v मान लें तो इस लेयर की वेलोसिटी हो गई v प्लस डेल्टा v। ठीक, तो पर v तो ऊपर वाले को माने तो इसको अगर हम v डैश मान लें तो हो गया v डैश प्लस डेल्टा v। क्लियर है। यानी अगर हम फ्लूइड के अलग अलग लेयर को कंसीडर करें तो क्या होगा, सबसे नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी 0, उससे ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी
0 से कुछ ज़्यादा, उसके ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी 0 से इस वेलोसिटी से कुछ और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा ऊपर वेलोसिटी जो लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ऊपर होगी। इसीलिए तैरना हमेशा कहाँ आसान है? ऊपरी लेयर में नहीं, सबसे नीचे वाले लेयर में। जैसे सबमरीन तैरती हैं तो कहाँ तैरती हैं? नीचे वाले लेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी सबसे कम होगी। अब हम मान लेते हैं कि ओरिजिन से इस लेयर की पोजीशन को लिए हैं y, और ओरिजिन से इस वाले लेयर की पोजीशन हो गई y प्लस डेल्टा y। ठीक है, इस लेयर की वेलोसिटी को अगर हम v डैश माने तो इस लेयर की वेलोसिटी हो जाएगी v डैश प्लस डेल्टा v, और डेल्टा v ज्यादा ही होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ की वेलोसिटी बढ़ रही है। बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? इस चीज को कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। आगे इसको ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस लेयर और इस लेयर यानी इस लेयर 1 और इस लेयर 2 के बीच में क्या है? वेलोसिटी का गैप है। और उस वेलोसिटी का गैप क्यों है? क्योंकि इनके बीच ये y का गैप है। तो डेल्टा v और डेल्टा y के इस गैप को या इस रेशियो को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। हिंदी में कहें तो कहेंगे वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, इसको हम कह सकते हैं शियर स्ट्रेन। क्या कहेंगे? शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यानी शियर स्ट्रेन का क्या है? रेट है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसको कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट? तो ध्यान रखिए, किसी भी दो लेयर के बीच वेलोसिटी का डिफरेंस और वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उन दोनों लेयर्स के बीच का गैप क्या कहलाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। यानी इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी वेग के लंबवत दिशा में दूरी के बढ़ने के साथ साथ वेग में आने वाले परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग प्रवणता कहते हैं। क्लियर है? तो इस लेयर और इस लेयर के बीच जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ध्यान रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को एक्सीलरेशन कहते हैं। हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to the distance in perpendicular direction is called as velocity gradient। इसका SI यूनिट क्या बनेगा? तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट बनेगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो SI यूनिट के साथ डायमेंशन क्या बनेगा? t-1। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, क्योंकि पोजीशन के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्लियर है? ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ठीक, हाँ वेक्टर ही होना चाहिए। चेक करिएगा आप। ठीक है, बताइएगा कि वेक्टर है कि स्केलर है। अभी उस पर डिस्कस नहीं करना है हम लोग, इम्पोर्टेंट नहीं। लॉ क्या कहता है? अभी तो लॉ की कोई बात हुई नहीं। ये चीज समझ में आया फ्लो के बारे में। अब लॉ कहता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वेलोसिटी प्रोफाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ले सकते हैं, या इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहती है। अब भाई एक बात बताइए कि ऐसा क्या है कि ये वाली लेयर नहीं मूव कर रही है, और ऐसा क्या है कि ये वाली लेयर सबसे ज्यादा मूव कर रही है? तो इसकी वजह है कि ये वाली लेयर तो मूव कर रही है क्योंकि हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। ये वाली लेयर मूव नहीं कर रही क्योंकि स्टैटिक है, रेस्ट पर है। इन फ्लूइड के बीच में क्या हो रहा है? तो फ्लूइड में जब हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, यहाँ इस प्लेट को पुश करेंगे, जब हम इस प्लेट को v वेलोसिटी से इस तरफ से पुश करेंगे तो क्या होगा? इस प्लेट से कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स होंगे लेयर में, इस लेयर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे
वो मॉलिक्यूल आगे की तरफ बढ़ेंगी वेव वेलोसिटी से, जबकि उसके नीचे की जो लेयर होगी उस लेयर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो ऊपर वाले लेयर को क्या करेंगे, पीछे खींचेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। जबकि ऊपर वाले मॉलिक्यूल इनको किस तरफ खींचेंगे, आगे की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से इसके नीचे जो लेयर है, इस लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसे पीछे खींचेंगे, जबकि इस ऊपर वाले लेयर के मॉलिक्यूल इसे ऊपर खींचेंगे। इससे क्या होगा, हर लेयर की नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी थोड़ी बहुत बढ़ रही, थोड़ी बहुत और होगी, मतलब बढ़ने की कोशिश करेगी। ठीक, जबकि हर नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी को क्या करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसलिए जब सबसे ऊपर वाले पर तो कोई डिक्रीज करने वाला, सबसे ऊपर तो इसके कांटेक्ट में, इसलिए सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी होगी, और बाकी हर लेयर की वेलोसिटी धीरे 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 क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और सबसे नीचे जो लेयर है उस लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, नियरली जीरो होगी। क्यों, क्योंकि ये v इक्वल्स टू क्या था, जीरो था। ठीक है, तो किसी भी दो लेयर के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, जैसे इस लेयर पर ऊपर वाले लेयर की वजह से फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, और इस लेयर पर नीचे वाले लेयर की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस हर लेयर पे जो फोर्स लग रहा है देखिए कैसे है, एक फोर्स ऊपर वाले डायरेक्शन से लग रहा है और एक फोर्स नीचे वाले डायरेक्शन से लग रहा है, नीचे वाले लेयर से। ये फोर्स कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स है। ये फोर्स कौन सा है, विस्कस फोर्स। और इस फोर्स का नेचर क्या है, इस फोर्स का नेचर है डिफॉर्मिंग नेचर। बैलेंस्ड फोर्स है ना, डिफॉर्मिंग नेचर। और ये फोर्स लग रहा है अलोंग द सरफेस ऑफ द लेयर। इसका मतलब है ये क्या लगा रहा है, शियरिंग फोर्स। और शियरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कर दें तो क्या मिलता है, शियरिंग स्ट्रेस मिलता है। तो शियरिंग स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स, टू लेयर्स ऑफ a fluid is directly proportional to, is directly proportional to the velocity gradient। किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है। और वेलोसिटी ग्रेडियंट को ही क्या कहते हैं, रेट ऑफ शियरिंग स्ट्रेन। क्या कहेंगे, रेट ऑफ शियरिंग स्ट्रेन। क्लियर है। तो शियरिंग स्ट्रेस को हम लोग जानते हैं कि किस सिंबल से डिनोट करते हैं, टाउ से। सो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dy। क्लियर है, कहीं कहीं आपको dv बाई dz भी मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि एक्सेस क्या लिया हुआ है। ठीक, यही ला है, किसका ला है, तो भाई सर आइजैक न्यूटन का ला है। हालांकि ये नियम कोई फंडामेंटल नियम नहीं है, ये अलग अलग कई लॉज के एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर बनाया गया एक सिंपल सा ला है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ वो फंडामेंटल लॉ है, पर ये लॉ फंडामेंटल नहीं है, कई लॉज के सेट का रिजल्ट है। ठीक, तो अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं म्यू, या कहीं कहीं क्या मिलेगा, ईटा लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा, ईटा लिखा मिलेगा। तो ईटा dv बाई डी वाई, ईटा dv बाई डी वाई, जहाँ ईटा क्या है, इट्टा पढ़ते हैं। ठीक, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। क्या कहेंगे बेटा, श्यानता गुणांक। ठीक है, तो इसे कहते हैं श्यानता गुणांक, ईटा। और ध्यान रखिएगा कि श्यानता गुणांक डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ फ्लूइड पर। किस पर, नेचर ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड यानी तरल के प्रकृति पर। और किस पर डिपेंड करता है,
तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। ये पैरामीटर है किसका? फ्लूइड का। ठीक है, ये हो गया शियरिंग स्ट्रेस। किस चीज का फॉर्मूला निकालना है? ये शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो अगर हमको शियरिंग फोर्स का निकालना हो तो शियरिंग फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू टाउ इंटू एरिया। तो ईटा ए डी वी बाई डी वाई, ये फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो फ्लूइड के किसी भी दो लेयर के बीच में लगने वाला शियरिंग फोर्स, किसी भी दो लेयर के बीच में लगने वाला, एक दूसरे पर लगने वाला फोर्स, या कह सकते हैं फ्लूइड के किसी भी लेयर पर लगने वाला फोर्स, किसी दो लेयर के बीच में जो फोर्स की बात हो रही है, वो फोर्स का फॉर्मूला है ईटा ए डी वी बाई डी वाई। एफ इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी वाई। यही फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। और हर फोर्स अपने से नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा और अपने से ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करेगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? हो गया बेटा। अब आते हैं हम लोग कि ईटा क्या है। ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में अगर जानना है तो सिंपल है, इसके फॉर्मूले से ही ढूंढ लेते हैं इसको। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपसे यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में कई बार पूछा गया होगा। तो देखिए, शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू ईटा डी वी बाई डी वाई, जहाँ डी वी बाई डी वाई क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो अगर हम ईटा की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे? टाउ बाई डी वी बाई डी वाई। अगर मान लीजिए हम दो लेयर लेते हैं फ्लूइड की, कोई भी दो लेयर लेते हैं, कोई भी दो लेयर लेते हैं, मान लीजिए एक लेयर ये ले लिए और एक लेयर ये ले लिए। इस लेयर की वेलोसिटी है v प्लस डी वी या डेल्टा v, और इस लेयर की वेलोसिटी है v। ठीक है, इस लेयर की और इस लेयर के बीच में जो पोजीशन है वो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा y। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? डेल्टा v बाई डेल्टा y हो जाएगा कि नहीं? डेल्टा v बाई डेल्टा y। इन लेयर्स के बीच में जो शियरिंग स्ट्रेस होगा, इन लेयर्स के बीच में जो शियरिंग स्ट्रेस होगा, ठीक, शियरिंग स्ट्रेस होगा, इस लेयर की वजह से इस पर किस तरफ होगा? आगे की तरफ फोर्स, और इस लेयर की वजह से इस पर किस तरफ फोर्स होगा? पीछे की तरफ फोर्स। क्लियर है? तो वो जो शियरिंग स्ट्रेस डेवलप होगा दो लेयर्स के बीच में, वो है कितना? टाउ। तो अगर हम क्या करें, इफ वी टेक डी वी बाई डी वाई टू बी इक्वल टू 1 यूनिट, डी वी बाई डी वाई क्या हो जाए? 1 यूनिट हो जाए, तो हमारा टाउ ईटा इक्वल हो जाएगा किसके? टाउ के। तो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड is numerically equal to, is numerically equal to shearing stress between two layers, shearing stress between two layers कब? when velocity gradient is unity, velocity gradient between them is unity, velocity gradient between them is unity यानी यूनिट। ठीक है, यूनिट माने 1 यूनिट। क्लियर है? ये डेफिनेशन हो गया। और अगर ईटा का एसआई यूनिट ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? इसका एसआई यूनिट बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे। शियरिंग स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल।
स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, तो पास्कल लिख रहे हैं हम। डीबी बाई डीवाई का क्या होगा, तो डीबी बाई डीवाई का, डीबी का होगा हमारा, डीबी का क्या होगा, डीबी का होगा हमारा मीटर पर सेकंड, और वाई डीवाई का होगा मीटर, मीटर मीटर कट गया तो पर सेकंड आया, क्या आया, पर सेकंड, यानी 1/सेकंड। तो अगर हम डीबी बाई डीवाई का 1/सेकंड यहाँ रख भी दें तो क्या हो जाएगा ये मिलके, पास्कल सेकंड, पास्कल, पास्कल सेकंड। इसे कहते हैं पॉइसली, क्या कहते हैं, पी आई, क्या कहेंगे, पॉई, यू आई एल ए, पॉइसले, यानी एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज पॉइसले, या पीआई, या पास्कल सेकंड, या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है, वो सीजीएस यूनिट होता है पॉइस, सीजीएस यूनिट क्या होता है, पॉइस। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पॉइस वाली यूनिट ज़्यादा फेमस है, या कह सकते हैं ज़्यादा बेसिक दिखने में लगती है, या कह सकते हैं ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। तो जनरली आपको सीजीएस यूनिट में ही वैल्यूज मिलेंगी, पर भाव में नहीं बह जाना है, और न्यूमेरिकल करते समय पॉइसली में ही वैल्यू रखनी है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वन पॉइसली, वन पॉइसली किसके इक्वल होता है, वन पॉइसली इक्वल होता है 1/10 पॉइस के, 1/10 पॉइस के। इसको निकाल भी सकते हैं आप, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, एक सेकेंड, 1 पॉइसली जो वैल्यू है वो 1/10 यानी 10 पॉइस है। 1 पॉइसली किसके इक्वल है, 10 पॉइस के। वैसे रटना है ही नहीं, आप इसको ढूंढ सकते हैं। आइए हम आपको दिखा ही देते हैं कि कैसे निकला है ये। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिखा दे रहे हैं, देख से समझ जाएंगे तुरंत खट से। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है पास्कल सेकंड। पास्कल को कैसे लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक, सीजीएस यूनिट तब क्या होगा, न्यूटन की जगह होगा डाइन, और मीटर स्क्वायर की जगह होगा सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इज इक्वल टू 10⁵ डाइन डिवाइडेड बाई 1 मीटर स्क्वायर में कितना, से 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो गया, 10⁴ मीटर स्क्वायर की जगह क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इंटू सेकेंड। तो 4 पावर से 4 पावर कट गया, 1 पावर बचा। 1 पावर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, पॉइस बोलते हैं। तो हो गया ना, 1 पॉइसली इक्वल टू 10 पॉइस। तो हम आपको जानबूझ के ये पहले 1/10 लिखे, फिर पॉइस लिखे। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको याद रहेगा कि कन्फ्लिक्ट हुआ था, मतलब कि सर ही भूल गए थे। और जब सर ही भूल गए थे तो क्लियर है, तो जब सर ही भूल गए थे तो आप कैसे नहीं भूल सकते। इसलिए ध्यान रखिए कि यहाँ से तो भूले नहीं थे भाई, जानबूझ के किया हुआ है। ठीक है, तो 1 PI इक्वल टू आया 10 पॉइस। क्लियर है, 1 पॉइसली किसके इक्वल आया, 10 पॉइस के इक्वल आया। और कभी कभी सेंटी पॉइस मिलेगा, कैसे मिलेगा, सेंटी पॉइस लिखा मिलेगा, सेंटी पॉइस लिखा मिलेगा। सेंटी माने जानते हैं 10⁻² पॉइस। तो अगर ऐसा मिले तो ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। आपको अगर कहें कि डायमेंशन निकालिए तो डायमेंशन आप निकाल ले जाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इसका डायमेंशन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के नहीं लेकिन कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि 11th के पेपर्स जहाँ भी आते हैं, जैसे नीट हुआ, जेई हुआ, इन सब में
आपको डायमेंशंस वाले यूनिट्स से सवाल बनाए जा सकते हैं इस पर बेस्ड। तो ईटा इक्वल टू हो गया टाउ डिवाइडेड बाई डीबी बाई डी वाई। टाउ क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया टाउ क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई डीवी बाई डी वाई। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, क्यों? क्योंकि एफ इक्वल टू होता है एम में, एम का मास ए और एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू, एरिया का एल टू, ठीक, डिवाइडेड बाई, सबको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, dv का तो एल टी माइनस वन और dy का l, ठीक। अब जो कटे उसको काट दीजिए, ठीक है। नीचे से एल एल कैंसिल हो गया, खाली टी इनवर्स बचा। नीचे से यहाँ से एक एल कैंसिल हो गया, वो एल नीचे से ऊपर गया, तो एम एल माइनस वन टी टी माइनस टू और माइनस वन नीचे भी था, तो एक पावर कट गया, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। कैसे? तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते थे। न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड है, न्यूटन का हो गया एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई मीटर का हो गया एल टू और एस का हो गया टी। तो एक एल कट गया, एक एम बचा, एल माइनस वन बचा, टी माइनस टू, टी में से एक कट गया तो टी माइनस वन बचा। तो चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्लूइड पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कुछ हद तक डिपेंड करता है प्रेशर पर। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की विस्कोसिटी घटती है जबकि गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है, क्योंकि लिक्विड में कोहेसिव फोर्स का पैरामीटर ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का होता है, जबकि गैसेस में ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम का फैक्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो यहाँ तक की क्लास आई होप आपके समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराने की कोशिश करिए और अपने से जूनियर बच्चों को 9th-10th के बच्चों को ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो 11th में और 12th में इसका यूज अच्छे से कर सकें। ठीक है? क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हो गया? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जब मिलते हैं तो हम लोग स्टोक का नियम और इस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।